नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। बस अब से कुछ देर में बड़ा खुलासा विकास दुबे मामले को लेकर हो सकता है, कानपुर कांड को लेकर हो सकता है। 10 बजे बड़ा खुलासा है। एडीजी प्रशांत कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 10 बजे ये कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एडीजी प्रशांत कुमार इसे संबोधित करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताया जा रहा है कि कानपुर कांड को लेकर कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है प्रशांत कुमार और सुबह 10 बजे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कानपुर कांड के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। कानपुर कांड को लेकर कोई बड़ा खुलासा करने की बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकलकर सामने आ रही है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से, प्रशांत कुमार की तरफ से, जिसमें कहा जा रहा है कि कानपुर कांड को लेकर कुछ बड़े खुलासे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो सकते हैं। तो कानपुर कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। सभी पुलिस वालों की बेरहमी से हत्या की गई थी। सीओ देवेंद्र मिश्रा को 4 गोली मारी गई थी। 3 गोलियां उनके शरीर से पार हो गई थी। 1 गोली सिर में, 1 छाती में और 2 पेट में मारी गई थी। सीओ देवेंद्र मिश्रा का पैर काटा गया था और सभी गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गई थी। 3 पुलिसकर्मियों को सिर पर गोली मारी गई है। 1 पुलिस वाले को चेहरे पर गोली मारी गई और सभी का बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया गया था। ये खुलासे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए हैं। अब जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है तो उसके बाद बताया जा रहा है कि किस किस तरह से पुलिस वालों को मारा गया और कितनी बेरहमी के साथ इन पुलिस वालों को मारा गया था। तो 3 पुलिसकर्मियों को सिर में मारी गई गोली थी। सीओ अगर देवेंद्र कुमार की बात की जाए तो उनको 4 गोली लगी थी और उनके पैर को भी काटा गया था किसी धारदार हथियार से। और ये सारे खुलासे हुए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद। और कानपुर एनकाउंटर मामले में एसआईटी ने 1995 में तैनात पुलिसकर्मियों का ब्यौरा मांगा है। सभी पुलिसकर्मियों की संपत्ति की भी जांच हो सकती है। शिवली कोतवाली के पुलिसकर्मियों का ये पूरा ब्यौरा मांगा गया है। कहा यह गया है कि कानपुर एनकाउंटर मामले में जो 1995 में जो तैनात थे शिवली और उसके चौकी के आसपास के जो तमाम पुलिसकर्मी हैं उनका ब्यौरा मांगा गया और सभी पुलिसकर्मियों की संपत्ति की भी जांच की बात अब की जा रही है। बताया जा रहा है कि शिवली कोतवाली के पुलिसकर्मियों का पूरा ब्यौरा 1995 से लेकर अब तक एसआईटी ने मांगा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए श्याम तिवारी और सौरभ मिश्रा कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। पहले श्याम के पास ही चलेंगे। श्याम, ये बताया जा रहा है कि 1995 से लेकर अब तक जितने पुलिस वाले शिवली या फिर चौबेपुर गांव में तैनात किए गए, अब एसआईटी उनका ब्यौरा मांग सकती है। क्या खबर इसको लेकर मिल रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से नृशंस हत्याकांड हुआ और उसके बाद ये पता चला, हालांकि स्थानीय लोगों को जरूर मालूम था, स्थानीय पुलिस को जरूर मालूम था, लेकिन ये बात खुल करके सामने आई कि किस तरीके से अपराधी के साथ पुलिस वालों का गठजोड़ था और किस तरीके से जो मुकदमे थे वो नहीं दर्ज किए जाते थे, बल्कि जब कोई आदमी तहरीर देने के लिए थाने पर जाता था तो विकास दुबे को पुलिस वाले ये बात बता देते थे कि फला शख्स आपके खिलाफ तहरीर लेकर के आया है। तो वो शख्स जब वापस गाँव में जाता था तो उसकी पिटाई की जाती थी। उसके साथ विकास दुबे और उसके साथ ही निर्ममता से पेश आते थे। ये सब बातें सामने आने के बाद अब इस जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसी सिलसिले में तमाम पुलिसकर्मी जो पहले तैनात रहे हैं उनका ब्यौरा मांगा गया है और इसके अलावा तमाम जो मुकदमे ऐसे थे जो दर्ज नहीं हो पाए, कहा यह जा रहा है जिनकी तहरीर तो वहां पर आई है लेकिन उनको दर्ज नहीं किया गया। तो इन सब मामलों को लेकर ग्रामीणों से बात करने के बाद विस्तृत जांच की जा रही है और पुलिस कर्मियों की जो भूमिका है वो तय की जा रही है कि आखिर यहाँ पर किस तरीके की दोषी पाई गई। और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि अगर कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी सिलसिले में 1995 के उस समय के तैनात जो पुलिसकर्मी हैं उनका ब्यौरा मांगा गया। इसके अलावा केवल शिवली ही नहीं, शिवली के अलावा चौबेपुर, शिवराजपुर और बिल्हौर, जहाँ जहाँ पर विकास का दायरा है वहाँ पर
जो पुलिसकर्मी हैं उनकी जो भूमिका है वो सर्विलांस पर है। तमाम पुलिसकर्मियों के नंबरों को ट्रेसिंग में लगाया गया था। अभी हालांकि पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि जो चौबेपुर पुलिस है उसके ऊपर तो कार्रवाई की गई थी, तमाम थाना को लाइन हाजिर कर दिया गया था, लेकिन आसपास के जो थाने हैं उनके पुलिसकर्मियों की भूमिका किस तरीके की है, क्या वो विकास दुबे से मिले हुए थे या उनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक? बिल्कुल श्याम, और ठीक है, ये तो 1995 की बात हो गई कि शिवली थाने के आसपास के जितने भी और थाने हैं 1995 से लेकर अब तक पुलिस की भूमिका की जांच एसआईटी करेगी। लेकिन एक और खबर यह भी आ रही है कि एडीजे लॉ एंड ऑर्डर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 बजे करने वाले हैं और कहा यह जा रहा है कि कुछ बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। कोई जानकारी लग पाई है किस मामले को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और किस तरह के खुलासे इसमें होंगे? देखिए, आनंद फानन में जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और एडीजी एलओ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस मामले में कुछ ना कुछ बड़ा खुलासा जरूर वो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक पुलिसकर्मी लगातार एनकाउंटर और उससे जुड़े हुए सवालों से बचते हुए नजर आए हैं। कई जगहों पर कंट्राडिक्शंस वाली कंडीशंस पैदा हुई हैं। किसी अधिकारी ने कुछ कहा, किसी अधिकारी ने कुछ कहा और तमाम सवाल जो मीडिया उनसे पूछ रही थी उनसे बचने का प्रयास कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि अगर कोई बड़ा खुलासा नहीं होता तो एडीजी एलओ स्तर के अधिकारी तमाम वो सवाल दे सकते हैं जिसको देने के लिए जो जिले के अधिकारी हैं वो बचते नजर आ रहे थे। पुलिसकर्मी लगातार तमाम सवालों से बच रहे थे। आखिरकार वो ये इस बात का जवाब नहीं दे रहे थे कि जब ये घटना हुई थी 2 जुलाई की रात को, तब किसकी परमिशन से पुलिस वाले वहां पर गए थे, क्योंकि सर्किल के जो सर्किल थी, सर्किल के थाने के 2 थाने इन्वॉल्व थे। इसके अलावा सर्किल से अलग एक थाना इन्वॉल्व था, बिठूर थाना, वहां की पुलिस गई थी इनकाउंटर में। तो ये क्यों गए थे, किसके आदेश पर गए थे? बिल्कुल, अब तक कोई इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आधिकारिक तौर पर नहीं हुई, जबकि बहुत सारे सवाल जानने बाकी थे इनके साथ और कोई जवाब नहीं दे रहा था। आज ये काफी अहम मानी जा रही है। सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिसका जवाब भी वहां से मिलने वाला है और कहा यह जा रहा है कि कुछ बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। हालांकि इस बीच खबर यह भी आई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि किस तरह से बड़े विभत्स तरीके से पुलिस वालों को मारा गया है। तो हम माने कि इन तमाम मुद्दों को नजर रखते हुए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम मानी जा सकती है। देखिए, जाहिर तौर पर अब जो दुर्दांत अपराधी था विकास दुबे, उसका अंत हो गया है। लेकिन अब एसआईटी की टीम की जो जांच के पहलू की बात करूं, एसआईटी को आपको विस्तार से बता दूं कि एसआईटी टीम ने जब ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों ने साफ तौर पे कहा कि इस दुर्दांत अपराधी के खिलाफ जब वो थाने में जाते थे तो उल्टा पुलिस उनको ही मुखबरी करती थी और पुलिस कर्मियों के सामने उनकी पिटाई होती थी। तो एक बड़ा पहलू विकास दुबे कांड में सामने आया है। जिस तरह एसआईटी ने पूछताछ की, ग्रामीणों ने अपने खुलासे किए। एसआईटी की जांच में सबसे बड़ा पहलू सामने आया कि 1995 से लेकर के आज तक जो भी पुलिसकर्मी शिवली थाने में तैनात रहे हैं, चौबेपुर में तैनात रहे हैं, उनका ब्यौरा मांगा गया है। ये वजह यह है कि वहां पर 1995 में ये बिकरू गांव चौबेपुर थाने में नहीं बल्कि शिवली थाने में आता था। तमाम वो 91 से इसका आपराधिक रिकॉर्ड विकास दुबे के आपराधिक दुनिया का 91 से शुरुआत हुई और 95 से लेकर 2020 तक पुलिस उसके लिए एक पहरेदार बनी रही, पुलिस उसके लिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनी रही, ग्रामीणों पर अत्याचार होता रहा, पुलिस तमाशबीन बनी रही। तो इसको लेकर के एसआईटी की जांच में अब साफ है कि दुर्दांत अपराधी मारा गया है। लेकिन वो अपराधी जो खाकी के पीछे छुपे हैं, जो खाकी पहनकर खाकी से गद्दारी कर रहे हैं, जो कस्में खाते हैं, जो लाखों रुपए सरकार से तनख्वाह पा रहे हैं, उनको जरूर बेनकाब करना। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में निश्चित तौर से जो खुलासा होगा उसमें यह अनुमान जताया जा रहा है कि सभी अपराधी जो फरार चल रहे थे इनामी, उनमें से काफी हद तक लोगों को पकड़ा गया है। लेकिन सबसे बड़ा एडीजी एलओ के लिए सवाल यह है कि वो कहां है जो खाकी पहन करके दुर्दांत अपराधी के साथ दे रहे थे। बिल्कुल, कहां यही जा रहा था कि अगर विकास दुबे मर गया तो उसके साथ बाकी राज भी दफन हो गए। लेकिन अब जिस तरह से पुलिस वालों को 1995 से लेकर अब तक देखा जा रहा है कि किसकी किसकी तैनाती कहां हुई थी, किस तरह से इस पूरे मामले में विकास दुबे के साथ उसकी साठगांठ थी और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काफी अहम माना जा रहा है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कानपुर शूटआउट के मास्टरमाइंड विकास दुबे के एनकाउंटर की सीबीआई जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। साथ ही इस बेंच में जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस ए बोपन्ना भी मौजूद रहेंगे। हम आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार यानी कल गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर की न्यायिक जांच की पीआईएल खारिज कर दी थी और उस याचिका में एनकाउंटर की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाने और सरकार द्वारा एनकाउंटर के दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में मुंबई के वकील घनश्याम उपाध्याय और वकील अनूप अवस्थी द्वारा दाखिल की गई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई होगी।
याचिका में उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका की जांच की मांग की गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में गैंगस्टर विकास दुबे की मौत की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही एक आयोग का गठन कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज शशिकांत अग्रवाल इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस कमीशन के लिए उनकी नियुक्ति की है और आज सीजेआई एस बोबड़े की अदालत में 3 सदस्यीय बेंच अब इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। और अब नेपाल के प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं तो ओली की बेतुकी बोली। नेपाली पीएम के भगवान राम पर बेतुकी टिप्पणी दी है। भगवान राम पर टिप्पणी से नाराज हैं अब संत समाज। अयोध्या के संतों ने नेपाली पीएम के बयान की निंदा की है और कहा है कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। महंत नरेंद्र गिरी ने इस तरह का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रमाण भी मौजूद है। नेपाल चीन के हाथों से खेल रहा है और इसीलिए नेपाली प्रधानमंत्री का इस तरह का बयान आया है। अनादिकाल से भारत में है, उत्तर प्रदेश में है, तमाम इसके प्रमाण हैं। भारत के विरुद्ध बोलने के लिए नेपाल चीन के हाथों में खेल रहा है और नेपाल वासी जो हैं उनका दुर्भाग्य है कि एक मानसिक विचलित व्यक्ति आपका प्रधानमंत्री है। और हम आपको बता दें कि किस तरह से साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के उस बयान का कड़ा विरोध जताया जिसमें उन्होंने कहा कि असली अयोध्या नेपाल में है और नकली अयोध्या भारत में। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि अयोध्या भारत में ही है और उत्तर प्रदेश में है। इसको लेकर हमारे पास प्रमाण मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेपाल चीन के हाथों में खेल रहा है और भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहा है। साथ ही महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री मानसिक रूप से बीमार हैं और यह नेपाल के नागरिकों का दुर्भाग्य है कि उन्हें ऐसा प्रधानमंत्री मिला। और इसी पर बातचीत करने के लिए अयोध्या से निमिष हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमिष, जिस तरह से नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने तो साफ तौर से नकार दिया कि राम अयोध्या के थे, भारत के थे। उन्होंने तो उसे नेपाल का ही बता दिया। अब संत समाज में इसको लेकर नाराजगी है। क्या कह रहे हैं संत समाज के लोग? नीलू, आपको बता दूं कि अयोध्या के संतों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया और साथ ही यह भी आरोप लगा रहे हैं कि नेपाल के जो के शर्मा ओली प्रधानमंत्री हैं ये माओवादी हैं, इनकी मानसिकता दूषित है। जिस तरीके से ये भारत के भगवान राम को अपना बता रहे हैं, जिस तरीके से शास्त्रों को झूठा चला रहे हैं, उससे इनके यहाँ जो सनातन धर्मी है, जो अयोध्या के अनुयायी हैं, उनसे अयोध्या के संतों के अनुयायी हैं, नेपाल में बसे हैं, उनसे संतों ने अपील की है कि वो लोग रोड पे निकले और प्रदर्शन करें। साथ ही ये पूरा वाकया पाकिस्तान और चाइना के सह पर इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है चीन। इस तरीके का आरोप अयोध्या के संत लगा रहे हैं। नीलू, एक बात सबसे अहम है कि अयोध्या के तमाम शास्त्रों में, चाहे जिस शास्त्र को उठा के देखा जाए, उपनिषद है, शास्त्र है, इन सब में वर्णन है कि अयोध्या भारत की धरोहर रही है, भगवान राम भारत के रहे हैं और सब जगह उल्लेख है। इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं संतों को ये लगता है कि ये उकसाने का काम हो रहा है, विवाद बढ़ाने का काम हो रहा है। लेकिन फिलहाल इसको अयोध्या के भारत के प्रधानमंत्री से भी अयोध्या के संतों ने अपील की है कि इस पर नेपाल के प्रधानमंत्री से वार्ता करें और नेपाल के प्रधानमंत्री से उन्होंने माफी मांगने के लिए भी दबाव बनाया है। जी बिल्कुल, दबाव बनाया है। और ये तो जो अगर नेपाल के प्रधानमंत्री की बात की जाए, वो तो इतिहास ही पलटने पर लगे हुए हैं, क्योंकि हर साल हमने देखा है कि बारात निकलकर अयोध्या से नेपाल की तरफ ही जाती है। लेकिन अब इस तरह का बेतुका बयान और संत समाज उससे नाराज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निमेश हमसे जुड़ने के लिए। और नेपाल के प्रधानमंत्री ने क्या कहा अयोध्या और राम को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। पहले खड़ा गरिएको अयोध्या होइन, अयोध्या भीषण विवाद छ। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। अयोध्या भन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ पहिले खड़ा गरिएको अयोध्या होइन, अयोध्या भीषण विवाद छ। हामीले सीता
अयोध्याका अयोध्या मामले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद छ। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर त्यहाँ, अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि टोरीमा, वाल्मीकि आश्रम र दशरथबाट सन्तान। और ब्रेक के बाद बात आगरा की करते हैं, जहां पर आपसी विवाद को लेकर भतीजे ने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी भतीजा मौके से फरार हो गया। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद से भतीजा फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये पूरा मामला थाना कोतवाली इलाके का बताया जाता है। आज शाम कोतवाली अंतर्गत चाचा और भतीजे का विवाद हुआ। पारिवारिक विवाद को लेकर के भतीजे द्वारा अपने चाचा को गोली मार दी गई, जिन्हें गंभीर अवस्था में एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और इस विवाद में दबंगों ने बाप बेटे को गोली मार दी। गोली लगने से बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पिता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। अलीगढ़ में गश्त के दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें नबी शेर नाम का अपराधी घायल हो गया। नबी पर 50,000 का इनाम था। बुलंदशहर में 25,000 और अलीगढ़ में 25,000 का इनाम नबी पर था। पुलिस ने नबी को सरेंडर करने का मौका दिया, लेकिन दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायर किया। नबी के पैर में गोली लगी, उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। नबी पर कई संगीन मामलों में केस दर्ज है और गोकशी का आरोप भी नबी पर है। वहीं बागपत की बात की जाए तो यहां पर भी सनसनीखेज एनकाउंटर हुआ है। यहां पर एसओजी टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक शातिर बदमाश को एसओजी टीम ने गिरफ्तार किया। रजा नाम के इस मोस्ट वांटेड अपराधी की 30 से ज्यादा मामलों में पुलिस को तलाश थी। एनकाउंटर में रजा के पैर पर गोली लगी। एसओजी की टीम ने रजा को सरेंडर करने का मौका दिया, लेकिन आखिरकार पुलिस को गोली चलानी पड़ी। यह मुठभेड़ बागपत के खेखड़ा थाना क्षेत्र में हुआ। और गाजियाबाद से खबर आ रही है, ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया है। महिला और 2 मासूम बच्चों की मौके पर मौत हो गई है। अड़थला से मेरठ जाते समय यह हादसा हुआ। आरोपी चालक जो था ट्रक का, वो मौके से फरार बताया जा रहा है। तो गाजियाबाद से खबर आ रही है, यहां पर ट्रक ने एक बाइक सवार को रौंद दिया है। बताया जा रहा है कि इसमें महिला और 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। महिला का पति फिलहाल घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और ये पूरा मामला अड़थला से मेरठ जाते समय हुआ। फिलहाल जो चालक है ट्रक का, वो मौके से फरार बताया जा रहा है। तो गाजियाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक ट्रक ने बाइक सवार लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक महिला और 2 बच्चों की मौत बताई जा रही है। फिलहाल जो पति है उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और बताया जा रहा है कि मौके से वहां से मौका देखकर ट्रक जो चालक था वो फरार होने में कामयाब हो गया है। तो गाजियाबाद का मामला है, यहां पर एक ट्रक ने बाइक सवार जो थे उनको टक्कर मारी है, जिसमें पति तो घायल है, लेकिन पत्नी और 2 बच्चों की मौत बताई जा रही है। सीतापुर से खबर है, यहां पर दुकान में आग लग गई है। चाट बनाते समय दुकान में यह आग लगी। आग से दुकानदार मामूली रूप से झुलसा बताया जा रहा है। गैस सिलेंडर में रिसाव के चलते ये आग लगी। आग लगने से मची वहां पर अफरा तफरी। लाखों रुपए का सामान जलकर इसमें राख हो गया है। महमूदाबाद कोतवाली के मुख्य चौराहे का ये मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से गैस सिलेंडर में रिसाव की बात सामने आई और इसके बाद वहां पर आग लगी। बताया जा रहा है कि जो भी सामान उसमें रखा था वो सब जलकर खाक हो गया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।